नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे हैं जहां पे यूपी पीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 2019 वर्ष के GS3 का डिस्कशन हम आज प्रारंभ करेंगे। उससे पहले मैं जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहां पे हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इस कंटेंट की मदद से आपको एग्ज़ाम निकालने में आसानी होती है। अगर आपको इस पेड ग्रुप के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो दिए गए इन दो में से किसी भी नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तर लेखन से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको जान लेते हैं। सबसे पहले, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें कहीं पे एक मुख्य शब्द छुपा होता है, एक कीवर्ड छुपा होता है। आपको उस कीवर्ड को पहचानना है और उसके अनुसार अपना आंसर फॉर्मुलेट करना है, उसके अनुसार अपना आंसर बनाना है। आंसर बनाते समय हम लोग इसको 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं। जो पहला है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन या फिर परिचय। दूसरा है वो हमारा होता है मेन कंटेंट, मेन बॉडी। इसमें हम लोग जो भी विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो क्वेश्चन के द्वारा पूछी गई बात है, जो उसकी मांग है, उसको एड्रेस करने का प्रयास करते हैं। और फिर जो तीसरा होता है दोस्तों, ये हमारा होता है निष्कर्ष का। अब अगर इंट्रोडक्शन से संबंधित हम लोग टेक्निकल बातें देखें तो अगर मान लीजिए आप 100 शब्दों में अपने उत्तर को लिख रहे हैं तो उसका 1/10 भाग यानी कि करीब 10 शब्दों में आपको अपने परिचय को लिखना होगा, अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। उसमें क्या क्या लिख सकते हैं? तो अगर कोई चीज़ के बारे में पूछा गया है तो उसको परिभाषित करते हुए आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा उसी वस्तु से संबंधित कोई फैक्ट, कोई डेटा भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। भाई, इससे होगा क्या, आपका जो आगे आने वाला उत्तर है उसकी भूमिका बन जाएगी। फिर जो यहाँ पे हमारा मेन कंटेंट है उसमें आप क्या करेंगे, जो जो क्वेश्चन की मांग है, क्वेश्चन की डिमांड्स को मीट करने का प्रयास करेंगे। इसमें इसको और मजबूत बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स या फिर उदाहरण का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पे एक केस स्टडी देते हैं। उसके अलावा कोई रिपोर्ट होगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। कोई माननीय न्यायालयों के जजमेंट्स होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास स्पेस हो और आपका क्वेश्चन आपको अलाउ कर रहा हो तो आप मैप बनाएंगे या फिर आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट की मदद से आप ज़्यादा सारी बातें कम जगह को ऑक्यूपाई करते हुए और कम शब्दों में लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इंक्लूड करें अपने ये बीच वाले सेक्शन में। फिर बात करते हैं हम लोग कंक्लूजन की। कंक्लूजन में हम लोग कोशिश करते हैं कि जो अल्टीमेटली आप निष्कर्ष लिखें वो संतुलित हो। ना तो आप किसी के बहुत ज़्यादा आलोचक बने, ना उसकी बहुत ज़्यादा निंदा करें। आपको यहाँ पे बैलेंस रखना है अपनी अप्रोच को। फिर अल्टीमेटली जो दृष्टिकोण आपको रखना है वो आशावादी रखना है कि भाई अभी समस्याएं एग्जिस्ट कर रही हैं, मैंने मान ली ये बात, लेकिन अगर इस तरीके के काम किए गए तो आने वाले समय में ये सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो आप आशावादी रहने का यहाँ पे प्रयास करें। सकारात्मक विचार के साथ अपने उत्तर का समापन करें। अगर निष्कर्ष की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे समाधान लिखने का प्रयास करें। अगर कोई स्कीम है, मान लेते हैं हम लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना है, उसकी समस्याओं का आपको उल्लेख करना है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में उसके बारे में लिख दिया। फिर नीचे प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित जो जो समस्याएं हैं उनके बारे में लिखा। जब आप निष्कर्ष पे आएंगे तो आप कह सकते हैं कि ये जो स्कीम थी इसका इंटेंशन तो बड़ा अच्छा था। जब शुरुआत में इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो इसका जो फोकस था वो था कि हमको वित्तीय समावेशन करना है, गरीबों को भी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के दायरे में लाना है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई जब इसका इम्प्लीमेंटेशन खराब हुआ, इसका कार्यान्वयन खराब हुआ। परंतु अगर ये XYZ करके कोई सोल्यूशन हम लोग ले लेते हैं तो आने वाले समय में ये स्कीम अपने निर्धारित इंटेंशंस तक पहुंच सकती है। इस तरीके से आपने एक पॉजिटिव नोट पे और एक सल्यूशन को देखते हुए उसको ओरिएंटेड अपना यहाँ पे कंक्लूजन रखा था। फिर दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बताता है, वो बेसिकली पूछता है कि आपका साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो क्या रोल निभाता है नेशनल पावर को बढ़ाने में, यानी राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इसको आपको बताना है।
प्रश्न में ही ये चीज़ लिखी हुई है कि आपको विभिन्न उदाहरण यहाँ पे देने हैं, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। अब जो कीवर्ड है वो यहाँ पे लिखा गया है एक्सप्लेन, और यहाँ पे आपको समझाना है। आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं ये लिखते हुए कि साइंस और टेक्नोलॉजी एक देश के लिए बहुत रेलेवेंस रखता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अब आपने क्योंकि भूमिका ये बनाई है कि भाई जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो महत्वपूर्ण है, तो आने वाले अपने आंसर में आपको ये लिखना होगा कि कैसे आप ये चीज़ कह रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ये नेशनल पावर को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। अब यहाँ पे आप अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसके तहत ये साबित हो सके कि किस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ ने देश के सिक्योरिटी में उसको मजबूती दिलाने का कार्य किया है। एग्जाम्पल्स लिखना यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये इसी प्रश्न में भी कहा गया है कि उदाहरण लिखिए, उसके अलावा अगर यहाँ मेंशन नहीं भी होता तो भी हमारी यही राय थी कि ऐसे सवालों में जब आप लिख रहे होते हैं कि किस प्रकार से एक चीज़ ने दूसरी चीज़ को बढ़ाने का प्रयास किया है, वहाँ पे अगर आप उदाहरण लिख देते हैं कि भाई नेशनल सिक्योरिटी बढ़ी है साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से, क्योंकि डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ बढ़ी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ब्रह्मोस का दीजिए एग्जाम्पल, आप और कुछ मिसाइल का दीजिए, आप हमारे स्पेस में शक्तियों को दर्शाइए। भाई साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं होता तो इन सब के बनने की संभावना ही नहीं होती। तो कहीं ना कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आज देश अपने राष्ट्रीय शक्ति के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों जब हम इस उत्तर को इसकी शुरुआत करते हैं तो हम ये लिखते हैं कि भाई विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बढ़ोतरी या फिर उसकी क्षमता में निरंतर जो वृद्धि होती है वह एक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो देश के सामाजिक क्षेत्र के लिए ज़रूरी है, वह देश के आर्थिक क्षेत्र के लिए ज़रूरी है, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट वह देश के रक्षा क्षेत्र की क्षमता के विकास में भी बहुत अहम योगदान निभाती है। राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने का वह प्रयास करती है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी को कभी हम दबने ना दें। अगर उसकी निरंतर वृद्धि होगी तो देश की सिक्योरिटी जो है वो मजबूत बनी रहेगी। अब इन चीज़ों को समझाने के लिए आप अलग अलग एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जब हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप एक एक क्षेत्र को लीजिए और उसमें उस वृद्धि के कारण क्या हुआ है, साइंस टेक्नोलॉजी ने कैसे उस क्षेत्र में भूमिका निभाई है, राष्ट्रीय शक्ति की बढ़ोतरी में इसके बारे में बात करें। सबसे पहले आप ओशियन ले लीजिए, समुद्री क्षेत्र ले लीजिए। तो इसमें आप बात कर सकते हैं एक डीप ओशियन मिशन शुरू किया गया था पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में। इसका मेन फोकस ये था कि जो समुद्र है उसके भी नीचे जो डीप ओशियन है यानी गहराइयों पे जाके आपको एक्सप्लोर करना था कि वहाँ पे क्या क्या मौजूद है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स मौजूद होते हैं जो एक देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाते हैं। उसी डीप ओशियन मिशन के अंतर्गत एक समुद्रयान लॉन्च किया गया था। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा लॉन्च किया गया था। जैसे कि हमने बात की, इसका भी फोकस वही था कि जो डीप ओशियन है, जो गहरे समुद्र है, उसको एक्सप्लोर किया जाए। उसके अलावा ये पहला मैन्ड मिशन ऐसा था जो इतनी गहराई तक जाके ओशियन को एक्सप्लोर करेगा। तो इसी पहल के साथ भारत उन कुछ देशों की सूची में आ चुका है जिनके पास ये प्रौद्योगिकी मौजूद है। उसमें यूएस है, रशिया है, उसमें फ्रांस है, उसमें जापान है, उसमें चाइना है। तो इस मिशन की मदद से उसी सूची में भारत को एंट्री मिल चुकी है अब। और क्योंकि हमारे पास इस प्रकार की प्रौद्योगिकी मौजूद है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाता है। फिर उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे स्पेस के टर्म्स में लिख सकते हैं कि अंतरिक्ष में हमने क्या क्या अभियान चलाए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने नेविगेशन के लिए नाविक नाम का एक अभियान चलाया था जिसमें हम लोग IRNSS के सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे होगा ये कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं GPS पे हमको डिपेंडेंस अपनी कम करनी पड़े, मतलब हमारी डिपेंडेंस कम हो पाए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पे। उसके अलावा इसी नेविगेशन के लिए गगन अभियान भी चलाया जा रहा है, उससे भी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में विस्तार होगा। फिर आप इसके अलावा लिख सकते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर मंगलयान जो हमने भेजा था, वो इसरो द्वारा भेजा गया पहला इंटर प्लानिटरी मिशन था जो दूसरे प्लैनेट के चक्कर लगाकर उसको ऑर्बिट कर जो भी मिशन में उद्देश्य रखे गए हैं उनको पूरा करेगा। जैसे ही हमने ये अपने पहले अटेम्प्ट में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, हमने ये पूरे विश्व को दिखा दिया था कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है और भारत का जो रक्षा क्षेत्र है उसके लिए भी हमारे पास पर्याप्त प्रौद्योगिकी मौजूद है।
उसके अलावा आप यहाँ पे दोस्तों चंद्रयान के बारे में बात कर सकते हैं। 2 चंद्रयान पहले ही जा चुके हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं कि भारत ने यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से ये दिखाया था कि अब हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं हैं अगर हमको चांद तक अपने लोगों को, अपने मिशन को भेजना होगा। उसके अलावा अपकमिंग आपको पता होगा एक चंद्रयान 3 भी है, क्योंकि चंद्रयान 2 अपने अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया था, इसी वजह से हम चंद्रयान 3 भी लॉन्च करने वाले हैं। उसके अलावा एक हम लोग गगनयान मिशन लॉन्च करने वाले हैं, जिसके तहत 3 लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा 5 से 7 दिन के लिए। उसके साथ एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं दोस्तों कि मिशन शक्ति हमने हाल फिलहाल में लॉन्च किया था, जिसमें हमने एसेट को और उससे संबंधित उसकी शक्तियों को प्रदर्शित किया था। ये आउटर स्पेस में भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ाता है। फिर आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का, आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इन सब की मदद से हम लोग अपनी रक्षा शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। फिर उसके अलावा आप अलग अलग डिफेंस कैपेबिलिटीज़ का जिक्र कर सकते हैं, कैसे हमारे पास विभिन्न प्रकार के मिसाइल्स मौजूद हैं, कैसे अलग अलग प्रकार के हमारे पास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस मौजूद हैं, जो सब कुछ संभव हो पाया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ोतरी की वजह से। फिर आप यहाँ पर रडार्स के बारे में भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से विभिन्न अलग अलग रडार देश को सुरक्षित रखने में हमारी मदद करती हैं। और ये रडार बनाना भी संभव हो पाया है क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बढ़ोतरी हुई है। एक समय जिस प्रकार के हम वेपन्स, मिसाइल, रडार इस्तेमाल किया करते थे, आज उससे हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस्ड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सफ़र हमने तय किया है, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी ने इमेंस ग्रोथ की है। अगर वो ग्रोथ ना होती तो शायद हम इतने एडवांस्ड लेवल पे आ ही नहीं पाते। आप यहाँ पे ड्रोन्स के बारे में लिख सकते हैं। अभी जो है ड्रोन्स भी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं देश की नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने में, और ड्रोन्स का जो इंट्रोडक्शन है वो भी पॉसिबल हो पाया क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपनी भूमिका निभा रहे थे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से आपको लिखना होगा। देखिए, शुरुआत हमने यही लिखते हुए की है कि राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमताओं में निरंतर वृद्धि आवश्यक है। किसी राष्ट्र के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण मूल तत्व यही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित कार्यक्रम एक राष्ट्र को विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने में मदद करता है। अगर आप अनुसंधान कर पाएंगे तभी आप नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत हो पाएंगे, जिससे अल्टीमेटली देश की सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूती मिलती है। अब यहाँ पे हमने पहला डीप ओशन मिशन का एग्जाम्पल लिखा है। इसमें हमारा जो मेन एम था वो था गहरे महासागरों में खोज करना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसको अपने अंडर शुरू किया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इसी के अंतर्गत एक मिशन समुद्रयान भी शुरू किया गया है। अगर अंतरिक्ष में बात करें तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए हमने आदित्य L1 मिशन की शुरुआत की है। गगनयान के बारे में आप बात कर सकते हैं। ये दिखाते हैं कि भारत अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है। अगर किसी देश के पास उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे तो वो कैसे रिसर्च और डेवलपमेंट बाकी एरियाज़ में कर पाएगा। हम लोग इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, इसका तात्पर्य यही है कि हमारी जो विज्ञान है, जो हमारी प्रौद्योगिकी है, वह पहले ही देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने में अपना कार्य कर रही है। फिर यहाँ पे आप कृषि क्षेत्र में जो अनुसंधान हो रहे हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, कृषि मशीनीकरण के बारे में लिख सकते हैं। हालांकि ये डायरेक्टली तो इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी से राष्ट्रीय सुरक्षा में बढ़ोतरी होती है, लेकिन हाँ, ये जो है फूड सफिशिएंसी को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरे क्षेत्रों पर फोकस कर सकते हैं, जैसे कि डिफेंस क्षेत्र। अगर हमारे देश में खाने के लिए खाना ही नहीं होगा और अकाल पड़ने लगेगा तो हम कैसे फोकस कर पाएंगे अपने डिफेंस एरियाज़ की तरफ। तो ये चीज़ें आप ऐसे उनको जोड़ सकते हैं। लगातार तकनीकी नवाचार आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग प्राकृतिक आपदाओं से भी निपटने में सक्षम हो पाते हैं। पूर्व चेतावनी प्रणाली का हमने यहाँ पे विवरण दिया है। अब नई नई टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से आ रही हैं वो मदद करती हैं एक राष्ट्र को अपनी रक्षा की सुरक्षा को निरंतर बढ़ाने में। जैसे कि यहाँ पे आप ICT का बात कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर सकते हैं। तो इन सब से भी कहीं ना कहीं राष्ट्र की जो सुरक्षा है वो मजबूत हुई है। तो यहाँ पे आप अपने उत्तर को यह कह के समाप्त कर सकते हैं कि भाई विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने राष्ट्रीय क्षमताओं को
बढ़ाने में और स्पेशली रक्षा क्षेत्र में बहुत अहम योगदान निभाया है। उदाहरण के तौर पे मिशन शक्ति का आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप इसमें कुछ कुछ रक्षा क्षमताओं के बारे में भी लिख सकते हैं। ये आप अपने किसी और क्वेश्चन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की स्लाइड के अंदर लिखा है कि आप अगर किसी और अपने प्रश्न में एग्जाम्पल लिखना चाहें कि देश में किस प्रकार से डिफेंस सेक्टर में प्रगति हो रही है, तो आप ये सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल का आप दीजिए कि दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और रशिया और भारत ने एक जॉइंट वेंचर के तहत इसको बनाया है। फिर आकाश MK-1S के बारे में बता सकते हैं। 25 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल है। एक रुद्रम है, ये देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो आप देख रहे हैं कि देश किस प्रकार से नए नए नवाचार प्रस्तुत कर रहा है और उसी की वजह से देश की रक्षा क्षमता बढ़ रही है। फिर आप त्रिशूल की यहाँ बात कर सकते हैं। कम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है ये। अग्नि प्राइम की आप बात कर सकते हैं, ये अग्नि श्रेणी की मिसाइल में है। नाग मिसाइल की बात कर सकते हैं, एंटी टैंक मिसाइल है। और एंटी सैटेलाइट मिसाइल की बात कर सकते हैं आप। और जैसे ही भारत ने ये वाली क्षमता को हासिल किया, वो पूरे विश्व में एसेट मिसाइल की क्षमता रखने वाला चौथा देश बन गया है। यानी वो जो सूची की हम लोग बात कर रहे थे वो उसमें एंटर हो चुका है। और एसेट मिसाइल सिस्टम सिर्फ अभी तक मौजूदा 3 देशों के ही पास थे। भारत उसमें से चौथा देश बन चुका है। फिर दोस्तों हम लोग इसमें कुछ ड्रोन्स की या फिर अनमैन्ड एयर व्हीकल की भी बात कर सकते हैं। इसमें निशांत का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। ये डे और नाइट केपेबल है, मल्टी मिशन है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। उसके अलावा रुस्तम की बात कर सकते हैं आप। ये मीडियम एल्टीट्यूड अनमैन्ड एयर व्हीकल है, यानी मध्यम ऊंचाई तक उड़ने की इसमें क्षमता है। फिर आप एंटी ड्रोन सिस्टम की बात कर सकते हैं। इसमें माइक्रो ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता है। फिर अगर आपको रडार्स के ऊपर बात करनी हो दोस्तों, तो आप इसमें अश्लेषा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, भरणी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये इंडियन आर्मी में और इंडियन एयरफोर्स में सेवा प्रदान करेगी जल्दी ही। ये मैन पोर्टेबल रडार है, यानी एक व्यक्ति एक रडार को यहाँ से वहाँ ले जा सकता है आराम से। फिर आप राजेंद्र रडार का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो भारतीय सेना और वायुसेना के लिए आकाश हथियार प्रणाली का एक भाग है। फिर आप रेवती और रोहिणी के बारे में बता सकते हैं, जो भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए 3D निगरानी करने वाली रडार है। तो इतने सारे एग्जाम्पल की मदद से आप ये दिखा सकते हैं कि भाई जो भारत की डिफेंस की क्षमता है वो कितनी आगे बढ़ चुकी है। और इसके पीछे सिर्फ एक ऐसा फैक्टर है जो मुख्य तौर पर जिम्मेदार है, वो है साइंस और टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होना। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे बताया गया है जो करप्शन है उससे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को किस प्रकार थ्रेट है, किस प्रकार खतरा है। आपको इसको एनालाइज करना है। तो यहाँ पे आपका जो कीवर्ड है वो एनालाइज है। इधर आपका विवेचना करना लिखा हुआ है। तो इसको शुरू करते हुए आपको भूमिका बनानी पड़ेगी ये कहते हुए कि हाँ हम मानते हैं कि भाई करप्शन जो है वो देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। सबसे पहले इस चीज़ को स्वीकार करिए और फिर इसी चीज़ को प्रूव करिए कि कैसे है। ऊपर हमने लिखा हाँ भाई सुरक्षा को खतरा होता है करप्शन से, लेकिन कैसे होता है ये हम नीचे बताएंगे अपने मेन बॉडी में। फिर यहाँ पे हम लोग उदाहरण का इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे जिससे कि हमारा उत्तर मजबूत बन सके। तो दोस्तों आप समझते हैं इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए आप शुरुआत कर सकते हैं ये लिख के कि जो करप्शन है उसके कारण काला धन जनरेट होगा और फिर इसी काले धन से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे पहले इसी काले धन से मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलता है, उसके बाद हवाला नेटवर्क्स को बढ़ावा मिलता है। इस काले धन को टेरर फाइनेंसिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी आतंकवाद के वित्त पोषण में इसी धन को इस्तेमाल किया जा सकता है, जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक खतरे के रूप में उभर के सामने आता है। फिर इसी धन से हम लोग यूथ रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी जो हमारे युवा हैं उनको चरमपंथी विचारधाराओं की तरफ आकर्षित किया जा सकता है इसी काले धन के इस्तेमाल से। फिर इसी धन का इस्तेमाल करके कई क्षेत्रों की स्थिरता को बिगाड़ा जा सकता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में अगर ये इस प्रकार का पैसा बाहर से आएगा तो वहाँ पे हिंसा भड़काई जा सकती है। ऐसे असामाजिक तत्व जो वहाँ पे पहले से मौजूद हैं उनको प्रोत्साहित करके उस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाई जा सकती है। और ये सब हो रहा है इस काले धन के जनरेशन की वजह से, जो आया है करप्शन की वजह से। फिर करप्शन के चलते ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी बढ़ सकते हैं। उसके अलावा करप्शन में जो पैसा आता है हमको उसका कोई भी रिलायबल सोर्स मालूम नहीं है कि उसका स्रोत क्या है, तो इस वजह से वो क्रिमिनल नेटवर्क को बढ़ावा देने में बहुत अहम भूमिका निभाता है।
तो इस सब को देखते हुए आप लिख सकते हैं कि ये करप्शन से जनरेट हुआ जो काला धन है उससे एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी चलने लगती है, जो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चिंताजनक विषय के रूप में उभर के सामने आती है। अब देखते हैं दोस्तों इसका आंसर हमने लिखा कैसे है। वही बात हमने कही है कि भाई भ्रष्टाचार से उत्पन्न होता है काला धन। काला धन जो है वो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक खतरे के रूप में उभर के सामने आता है। ये जो धन है इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह पे किया जाता है, जैसे कि आतंकवाद को वित्त पोषित करने में, जैसे कि युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ धकेलने में, जैसे कि संगठित अपराधों को बढ़ाने में। जो इसके अंडर पैसा आता है उसके कोई भी सोर्सेज हमको मालूम नहीं होते, अज्ञात स्रोतों से वो आता है। इस वजह से ये आपराधिक नेटवर्क को बढ़ाने में भी एक योगदान दे सकता है। ये जो धन है ये सब भ्रष्टाचार का ही तो परिणाम है। तो अल्टीमेटली अगर भ्रष्टाचार पे हम लोग रोक लगाएंगे तो ये धन भी रुकेगा। भाई ये कॉज और इफेक्ट वाली बात है। अगर आप कॉज पे काम करेंगे किसी चीज़ के तो उसका इफेक्ट भी आप सुधार पाएंगे, यानी काला धन आप रोक पाएंगे तो जो इससे संबंधित समस्याएं हैं उनको भी आप बेहतर तरीके से टैकल कर पाएंगे। फिर इससे जो काला धन जनरेट होता है उसका आमतौर पर उपयोग धन शोधन के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या फिर हवाला लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इस धन से एक समानांतर अर्थव्यवस्था संचालित होने लगती है, जिसकी वजह से चरमपंथियों को, राष्ट्र विरोधी तत्वों को, असामाजिक तत्वों को इस प्रकार के धन तक आसान और सुलभ पहुंच मिल जाती है। फिर वे किसी भी क्षेत्र की स्थिरता को बिगाड़ सकते हैं। इससे देश में नक्सलवाद, अलगाववाद, इस प्रकार की प्रवृत्तियों में बढ़ोतरी देखी गई है। फिर उसके बाद अवैध हथियारों के जो व्यापार है उसका भी एक स्रोत काला धन ही है, जो कि करप्शन से जनरेट होता है। साथ ही करप्शन के चलते अगर कोई ईमानदार अफसर इस चीज़ को, इस पूरे नेटवर्क को रोकने की कोशिश करता है तो उसको दबा दिया जाता है। और क्योंकि कई सारे बेईमान अफसर हैं जो इन चीज़ों को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाते हैं, तो ये और तेज़ी से बढ़ती चली जाती हैं। अब ये लोग जो हैं ये क्योंकि करप्ट हैं तो ये कुछ पैसा लेकर या कुछ और अपने सेल्फिश बेनिफिट्स के लिए इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों को बढ़ाने में कोई रोक टोक नहीं करते हैं, और इस वजह से ये गतिविधियां जो हैं बढ़ती चली जाती हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं करप्शन ही कारण है। अगर आप ईमानदार होंगे, अगर पूरा ये नेटवर्क ईमानदार होगा तो इस प्रकार के जो भी हमने पॉसिबिलिटीज़ पढ़ी हैं उनकी जो है घटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। फिर राजनीतिक और कार्यकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार जो है वो हिंसा का प्रमुख कारण में से एक है। उदाहरण के तौर पे आप देखते हैं कश्मीर घाटी में हिंसा होती है। इसको वित्त पोषित करने के लिए जो काला धन इस्तेमाल किया जाता है वो भी कहीं ना कहीं करप्शन से ही इवॉल्व होता है। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार जो है देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। फिर दोस्तों अगर हम समझें कि क्या क्या अलग प्रभाव डाल सकता है करप्शन, तो देखिए सबसे पहले तो ये लोकतंत्र को प्रभावित कर सकता है, सुशासन को प्रभावित कर सकता है, मानवाधिकार को इसके कारण खतरा उत्पन्न होता है, भाई भतीजावाद बढ़ सकता है, नेपोटिज्म बढ़ सकता है, फेवरेटिज्म बढ़ सकता है, जिसके चलते जो भी योग्य लोग होते हैं उनको जिस पद पे पहुंचना होता है वह वहां पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि नेपोटिज्म के चलते अयोग्य लोग उस पद पे बैठ जाते हैं। और ये जो भाई भतीजावाद है ये भी कहीं ना कहीं करप्शन का ही एक परिणाम है। उसके अलावा वैश्विक जीडीपी इससे काफ़ी प्रभावित होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक अध्ययन के अनुसार भ्रष्टाचार को वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% की कुल आर्थिक हानि का कारण माना जाता है। यानी आप देख पा रहे हैं कितना ह्यूजली ये इम्पैक्ट करता है किसी भी इकोनॉमी को। फिर निर्माण में कम गुणवत्ता वाले कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है। भौतिक पूंजी में निवेश की कमी होती है। इन दोनों से ही जो हमारा बुनियादी ढांचा बनने वाला था वो मजबूत नहीं बनता, अपर्याप्त होता है। तो ये राष्ट्र के विकास में इसी तरीके से बाधा डालता है। इसके चक्कर में अवसरों में असमानता आती है, जिसकी वजह से गरीबी बनी रहती है, क्योंकि जिसको जॉब मिलनी चाहिए थी हिसाब से वो करप्शन की वजह से वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, जिसकी वजह से वो अपनी गरीबी मिटा नहीं पाता, उसी कुचक्र में वो फंसा रहता है। उत्पाद की और सेवा की गुणवत्ता में गिरावट आती है। जब कभी करप्शन के इन्फ्लुएंस में आके कोई ठेके दिए जाते हैं, टेंडर्स दिए जाते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन या फिर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुँचता है। फिर यही बात हो गई, जो आदमी घूस देने को तैयार है वो कॉन्ट्रैक्ट, वो टेंडर उसी को मिल जाएगा। अब वो किसी भी प्रकार का माल इस्तेमाल करे, कितना ही खराब लेबर इस्तेमाल करे और
कि किसी भी गुणवत्ता का वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे, हमको उससे मतलब नहीं होती, हमको यहाँ पे घूस मिल गई है तो हमने तो उसको ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इससे कंपटीशन फेयर नहीं रहता और बहुत सारे जो एक्चुअल सही से कंटेंडर हुआ करते थे, जो बहुत बेहतर काम कर सकते थे, उनके सबके चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं। भ्रष्टाचार असमानता को बढ़ावा देता है और सार्वजनिक जवाबदेही और राजनीतिक जवाबदेही को कम करता है। जैसे जैसे राजनीतिक गैर जवाबदेही बढ़ती जाती है, लोगों का राजनीतिक जुड़ाव कम होता जाता है, उसका स्तर घटता जाता है। जब भ्रष्टाचार व्याप्त होता है और भ्रष्ट व्यक्तियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है तो लोग नेताओं में, सामाजिक व्यवस्था में, सरकार में और कभी कभी पूर्ण समाज में ही विश्वास खो देते हैं। वो सोचते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, पूरा सिस्टम ही खराब है और इस देश का कभी विकास नहीं हो सकता। इसका उत्तर दीजिए। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। यहाँ पे हम लोग आफ्स्पा के बारे में डिस्कस करेंगे, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, यानी हम लोग सशस्त्र सेना विशेषाधिकार नियम के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। कई बार इसके देखा जाता है कि आलोचना की जाती है। राज्य ऐसे कहते हैं कि भाई ये जो नियम है, ये अधिनियम बहुत कठोर है और कभी कभी तो इसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के ऊपर भी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। इस बात की आपको विवेचना करनी है, इसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है, माफ़ कीजिएगा। तो जहाँ पे क्रिटिकली की बात आ जाए या एनालिटिकल की बात आ जाए, वहाँ पे आपको जुड़े हुए चीज़ से एग्जाम्पल बहुत सारे देने होंगे। वही आपको इस अपने प्रश्न में करना होगा। अगर आप कह रहे हैं कि ये जो सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम है वो ड्रैकोनियन है, वो ख़राब है, तो आप बताइए कि ऐसे कौन से इंसिडेंट हुए हैं जिसके ऊपर आप ये चीज़ कह रहे हैं। ये आपके एग्जाम्पल का काम करेंगे, केस स्टडी का काम करेंगे और ये अल्टीमेटली आपके उत्तर को मजबूती प्रदान करेंगे। देखिए आपको शुरुआत कैसे करनी होगी। सबसे पहले आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के बारे में बात करके, एक बैकग्राउंड देख के इसका अपना उत्तर आप शुरू कर सकते हैं कि भाई ये एक्ट कब आया, इसका मेन एम क्या था, कहाँ कहाँ लागू हुआ, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। तो इसकी मदद से एक भूमिका बनाने में आपको सहायता मिलेगी। फिर आप बताइए कि क्यों इसको ड्रैकोनियन कहा जाता है, इसके पास कौन सी ऐसी स्पेशल पावर्स का प्रावधान है जिससे आर्म्ड फोर्सेस इतनी ज़्यादा सशक्त हो जाती हैं कि वो अमानवीय गतिविधियों में संलग्न हो जाती हैं। ये सब बात करते हुए इसका आप उत्तर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो उत्तर है आप इसको ये बताते हुए शुरू कर सकते हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट था, ये अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए, यानी 1942 में ये लागू किया गया था। फिर जब आज़ादी हो गई तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो शुरुआत में तो इसको ऑर्डिनेंस के तौर पे लाया गया था, फिर बाद में 1958 के आसपास इसको एक्ट बना दिया गया, यानी एक अधिनियम के तौर पे पारित कर दिया गया। और ये जनरली नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्रों में, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, इन क्षेत्रों में लागू किया गया था। और आज 2022 में भी ये भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा लागू किया गया एक्ट अभी तक चल रहा है। अभी जो एक्ट है ये हमारे सशस्त्र बलों को कुछ स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करता है उन क्षेत्रों में जिसको डिस्टर्ब्ड घोषित कर दिया गया हो। अब क्या स्पेशल पावर्स हैं? देखिए सबसे पहले तो आर्म्ड फोर्सेस के पास पूरी शक्ति है कि किसी को भी गोली मार सकते हैं अगर वो लॉ को फॉलो नहीं करता या फिर वो आर्म्स कैरी करता है और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को उसके ऊपर संदेह होता है। उसके अलावा इसी एक्ट के तहत ये भी प्रावधान है कि बिना किसी वारंट के कोई भी जगह की तलाशी ली जा सकती है हमारे सशस्त्र बलों द्वारा, यानी आर्म्ड फोर्सेस द्वारा। और इन सभी कृत्यों के लिए वह आर्म्ड फोर्सेस को लीगल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। तो आप यहीं पर देख के समझ पा रहे होंगे कि ये कितनी ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर प्रोवाइड करता है हमारे आर्म्ड फोर्सेस को। इसी वजह से आफ्स्पा का लगातार विरोध किया जाता है, लगातार इसकी निंदा की जाती है, क्रिटिसिज्म किया जाता है, इसको ड्रैकोनियन या फिर कठोर कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको देने चाहिए। जैसे मैं बात करूँ ड्रैकोनियन क्यों है या कठोर क्यों है, इसकी एग्जाम्पल आप इस तौर पे बता सकते हैं कि भाई इसने जो नागा का नेशनलिज्म है, उनका जो एक ऐसा राष्ट्रवाद है जो अपने लिए एक सेपरेट स्टेट की, सेपरेट क्षेत्र की डिमांड करता है, उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया है, उसमें घी डालने का काम किया है। उसके अलावा नागा लोगों के अंदर जो कि एलियनेशन की फीलिंग आई है, उनको लगता है जो हम इस देश का हिस्सा नहीं है, हम एक अलग अपने आप में एंटिटी हैं,
तो इस एक्ट ने उस भावना को भी बढ़ाने का, उसको भड़काने का प्रयास किया है। फिर आप यहाँ पे इयोम शर्मिला की बात कर सकते हैं, जिन्होंने 2000 से लेकर लगातार 16 साल तक भूख हड़ताल की थी इसके रिमूवल के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं जब कोई इतना प्रोटेस्ट कर रहा है तो ये कितना ज़्यादा कठोर होगा। उसके अलावा मेघालय में ये करीब पिछले 27 साल से लागू है। तो वहाँ पे आम तौर पर हमको मानवाधिकार का उल्लंघन दिखाई देता है, ह्यूमन राइट का वायलेशन दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर में हम लोग ने आप पढ़ा था, एक पहले मछिल एनकाउंटर था जो बेसिकली एक फेक एनकाउंटर केस था, इसमें कुछ लोगों को सज़ा भी हुई थी। ये भी इस पर्टिकुलर एक्ट के मिसयूज़ को दिखाता है। ये आपका एक केस स्टडी के तरीके से काम करेगा जहां हम बता पाएंगे कि भाई एक्चुअली में ऐसा हुआ है जहां पे इसके मिसयूज़ दिखाए गए हैं। तो इसी सब के चलते आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुछ कमिटीज़ भी हैं जिन्होंने सिफारिश दी है कि इसको हटाया जाए। सबसे पहले जस्टिस जीवन रेड्डी की कमेटी, उन्होंने कहा था कि आफ्सपा को हटाना चाहिए, और इनकी बात को सेकंड एआरसी ने, जो कि वीरप्पा मोइली के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, यानी द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने सही ठहराया था। उन्होंने कहा था ये जो कह रहे हैं वे सही है, आफ्सपा को हटा देना चाहिए। अब आप इससे जुड़े हुए कुछ ये तथ्य यहाँ पे देख सकते हैं। ये हिंदू की हमने कटिंग लगाई है यहाँ पे। 1958 में एक्ट के तौर पे इसको लाया गया था। ये आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर प्रदान करते हैं कुछ ऐसे एरियाज़ में जिनको हम डिस्टर्ब्ड एरिया कहते हैं। मणिपुर में करीब 1980 से ये लागू था। इयोम शर्मिला इसके लिए वर्ष 2000 से हंगर स्ट्राइक पे थी और करीब 16 साल तक उनकी हंगर स्ट्राइक चली थी। इसमें जो कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं उनको कुछ शक्तियां प्रदान हैं, जैसे कि किसी के ऊपर भी वो गोली चला सकते हैं अगर कोई भी लॉ को नहीं मान रहा हो। उसके अलावा वो अरेस्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ शक के बिना पे, बिना किसी वारंट के। अगर उनको ये संदेह है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई ऐसा घर है जहाँ पे अवैध हथियार रखे गए हैं या कोई ऐसे लोग रहते हैं जो कि उस क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को ही वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सिर्फ अपने शक के बेसिस पे। कहीं भी वो सर्च कर सकते हैं बिना किसी वारंट के, और किसी जगह, किसी व्यक्ति को, कोई प्रॉपर्टी को, किसी के पास अगर कोई हथियार मिले उनको वो रॉन्गफुली कन्फाइन कर सकते हैं, यानी कि अपने कब्जे में ले सकते हैं। उसके अलावा ये जो आर्म्ड फोर्सेस की पावर है, इसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से एक्शन लेने की कोशिश करता है तो वो संभव है नहीं, क्योंकि इनको लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है। अब अगर लेकिन आपको इसके कुछ पॉजिटिव एंगल्स के बारे में लिखना है, किस तरीके से सरकार इसकी गंभीरता को समझते हुए धीरे धीरे कुछ क्षेत्र इससे बाहर ला रही है, तो आप ये अपना सोर्स रख सकते हैं। देखिए, असम के कुछ 23 जिलों में पूरी तरीके से हटा दिया गया है और एक जिले में आंशिक रूप से इसको हटा दिया गया है। मणिपुर के 6 जिलों से इसको हटाया गया है, और नागालैंड के 3 जिलों से पूरी तरीके से और 4 जिलों से आंशिक रूप से हटा दिया गया है। जो लाल वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अभी भी लागू है, जो पीले क्षेत्र इसमें दिख रहे हैं आपको उसमें आंशिक रूप से लागू है, और जो हरे क्षेत्र हैं उसमें ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो अब दोस्तों देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार बनाया है। सबसे पहले हमने बताया है कि ये जो कानून है ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में उसके ऊपर काउंटर मेजर के तौर पे अंग्रेज़ों द्वारा लागू किया गया था। स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने इस अधिनियम को निरस्त नहीं करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में तो इसको अध्यादेश के रूप में जारी करते हैं, परंतु 1958 में इसको अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। उस समय पूर्वी वर्षों में कुछ क्षेत्रों में अशांति थी, अस्थिरता थी, तो इसको वहाँ पे लागू किया गया, जैसे कि पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर और पंजाब। ये जो नियम है, ये जो कानून है, ये हमारे भारतीय सशस्त्र बलों को कुछ जगह पर विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है, जैसे कि उन क्षेत्रों में जो कि अशांत क्षेत्र घोषित किए जा चुके हों वहाँ पे स्पेशल पावर्स ये प्रोवाइड करता है। इसके तहत जो भी इस कानून की अवहेलना करता है या हथियार और गोला बारूद रखने में अगर किसी व्यक्ति का हाथ होता है तो उसको सीधे गोली मारी जा सकती है आर्मी द्वारा या फिर हमारे आर्म्ड फोर्सेस द्वारा, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाए। मात्र संदेह के आधार पर जो सशस्त्र बल हैं बिना वारंट के किसी भी संपत्ति की तलाशी ले सकते हैं, बिना वारंट के लोगों की गिरफ्तारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अधिनियम है ऐसे अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को उनके कार्यों के लिए पूरी तरीके से कानूनी प्रतिरक्षा प्रोवाइड करते हैं, लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है उनको। लेकिन कई बार ऐसा कहा जाता है ये जो कानून है ये कठोर है, ड्रैकोनियन है, और इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, जैसे कि
बल प्रयोग ने और आफ्स्पा के कारण जो नागा लोग हैं उनमें अलगाव की भावना और ज़्यादा बढ़ चुकी है। नागा राष्ट्रवाद को इसने मजबूत किया है। मणिपुर में एक सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला 2000 वर्ष से इसके खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठी थी। इन्होंने 16 साल लगातार भूख हड़ताल की थी। मेघालय में करीब 27 साल से इसको लागू किया हुआ है। आमतौर पर ये जो अधिनियम है ये फर्जी मुठभेड़ों, यातना, बलात्कार, अपहरण आदि अलग अलग प्रकार के मानवाधिकार के उल्लंघनों से जुड़ा हुआ है। फिर कई सारी समितियों ने इसको निरस्त करने की सिफारिश की, जैसे न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी की समिति। उन्होंने कहा कि भाई ये अत्यधिक अवांछनीय है, इसको तुरंत के तुरंत निरस्त किया जाए। इनकी बात को स्वीकार किया था वीरप्पा मोइली के नेतृत्व वाली दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने और उसको मंजूरी दी थी। हालांकि इसको सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों में लगाया जाता है जब एक्सट्रीम कंडीशन किसी एक क्षेत्र में हो जाती है, पर समस्या तब उभर के सामने आती है जब कानून व्यवस्था सामान्य होने के बाद भी आफ्स्पा को सरकार हटाने से हिचकिचाती है। अगर आपकी कानून व्यवस्था सामान्य हो गई तो इसको हटा दीजिए। अब वहाँ पे इसको लगाए रखने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के मानवाधिकार उल्लंघनों को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ये समावेशी विकास के बारे में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इंक्लूसिव ग्रोथ से क्या समझते हैं और क्या इंक्लूसिव ग्रोथ हेल्पफुल हो सकती है पॉवर्टी को कम करने में, इनइक्वालिटीज़ को कम करने में भारत में। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपका ये मुख्य शब्द हो गया, कीवर्ड हो गया। यहाँ पे आपका कीवर्ड हो गया विवेचना करना। भाई आपको शुरू करना है तो सबसे पहले आपको समावेशी विकास शब्द को परिभाषित करना होगा। आखिर क्या होता है ये समावेशी विकास या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ पे अगर कोई ऐसे संगठन आपकी नज़र में हो, कोई ऐसी डेफिनेशन हो जो किसी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड की है, तो आप उसको लिखिए। उससे और बेहतर आपका उत्तर बन पाएगा और बेहतर शुरुआत हो पाएगी। फिर आप विस्तार से बताएं कि इसके पीछे के मूल विचार क्या हैं। इसके अलावा आप यह बताएं कि भारत में बढ़ रही असमानता और गरीबी को कम करने के लिए यह कैसे उपयोगी हो सकता है। तो दोस्तों देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार से बनाया है। यहाँ पे हमने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक डेफिनेशन का इस्तेमाल किया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जो समावेशी विकास की अवधारणा को डिफाइन किया है उसी तौर पे हमने यहाँ पे लिखा है। ये कहता है कि ये अवधारणा जो है प्रक्रिया और परिणाम के रूप में वर्णित की जा सकती है जहाँ सभी समूह विकास में भाग लेंगे और वह इससे समान रूप से लाभान्वित होंगे। यानी आप इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो जब सभी जो ग्रुप्स हैं वो हमारे डेवलपमेंट में भाग लेंगे, कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेंगे और डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स आएंगे सभी को वो इक्वल रूप से मिलेंगे। जब इस प्रकार का विकास या इस प्रकार की ग्रोथ हम देखेंगे तो उसको हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ का नाम देते हैं। और ये जो डेफिनेशन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दी हुई है। अब दोस्तों यहाँ जो सभी समूह लिखा हुआ है इसमें सभी समूह आएंगे, भले ही वो गरीब व्यक्ति हो, भले ही वो वल्नरेबल हो, भले ही वो मार्जिनल कम्युनिटी को बिलोंग करता है, भले ही वो माइनॉरिटी को बिलोंग करता है, लेकिन सभी लोगों को देश के विकास में भागीदार बनना है और जो उससे फ्रूट्स मिलेंगे सभी में वो डिवाइड होंगे, सभी उससे लाभान्वित होंगे। अब अगर ऐसी अवधारणा जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं ये असल में लागू हो जाती है या इसको हम रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं तो सबसे पहले तो जो पॉवर्टी है उसको बड़ा झटका लगेगा। गरीबी यहाँ पे कम होगी क्योंकि सभी लोगों को कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है। जो असमानता होती है कि जो ऊपर बैठे हुए लोगों को तो बहुत कुछ मिल रहा है और गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है, इस असमानता को ख़त्म करने में भी ये इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट बहुत मदद कर सकता है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखें तो यही लिखा है, इस इंक्लूसिविटी के कॉन्सेप्ट के कई सारे पैमाने हैं। सबसे पहले गरीब आदमी या फिर मार्जिनलाइज्ड आदमी जो है उसको भी ग्रोथ के बेनिफिट्स मिलते हैं, डेवलपमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं। ये फोकस करती है कि सामाजिक क्षेत्रों के स्तर पर सभी को समान रूप से विकास से उत्पन्न होने वाले लाभों की प्राप्ति हो। इसका जो लक्ष्य होता है, जो उद्देश्य होता है वो होता है गरीबी की चरम जो फॉर्म्स हैं, जो उसके अलग अलग रूप हैं उनको ख़त्म करना है और विकास में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। जन भागीदारी की तरफ ये फोकस करता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से भी पता पड़ती है कि हमारे नीति निर्माताओं ने नीतियों को बनाने के समय समावेशी विकास की अवधारणा को विशेष स्थान दिया है। ये चीज़ का एग्जाम्पल आपको 11वें 5 ईयर प्लान में देखने को मिलता है या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलता है, जिसमें समावेशी विकास को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है।
इसके अलावा समावेशी विकास सरकार की विभिन्न योजनाओं नीतियों में एक अहम अवधारणा के रूप में उभरा है। इसका प्रमुख कारण है इसकी गुणवत्ता, जिसने बढ़ती गरीबी को, असमानता को दूर करने में अहम योगदान निभाया है। इसकी मदद से रोजगार और शिक्षा तक सभी लोगों को अब पहुंच मिल पाई है। समान अवसरों तक पहुंच एक व्यक्ति को डिसेंट लाइफ के स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है, सभ्य जीवन स्तर प्रोवाइड करती है। और असमानताओं, गरीबों की जो बुरी परिस्थिति है उनको बेहतर करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके द्वारा जो भी लाभ जनरेट होंगे। इसके अलावा समावेशी विकास कौशल विकास को अपने साथ लाता है, जिसके माध्यम से रोजगार सृजन में ये भूमिका निभाता है। और इसी कारण अगर भाई रोजगार मिल जाएगा, किसी व्यक्ति को जॉब मिल जाएगी, वो स्किल्ड हो चुका है, तो तय बात है कि उसको कहीं ना कहीं से कुछ इनकम आएगी तो वो जो गरीबी की रेखा के नीचे था, जो गरीबी के कुचक्र में वो फंसा हुआ था, उससे बाहर आ पाएगा। साथ ही यहाँ पे लैंगिक समानता पे हम लोग फोकस करते हैं और उसको लक्षित करते हुए हम लोग महिला के सशक्तिकरण पर जोर देते हैं। जो महिलाएं हैं वो आमतौर पर डेवलपमेंट के जो भी बेनिफिट्स हैं उनको फैच करने में सबसे पीछे रहती हैं। ये लाभ जो है उन तक आमतौर पर पहुंच नहीं पाते। लेकिन जो समावेशी विकास है वो लैंगिक समानता पर जोर देता है, जिसके चलते महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर रखा जाता है हर जगह पे। तो जो डेवलपमेंट से संबंधित बेनिफिट्स हैं इसमें भी वो पुरुषों के समान ही इसका फ़ायदा उठा पाएंगी। इसके अलावा सुशासन, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच, सामाजिक सुरक्षा, ये भी समावेशी विकास से जुड़े हुए अन्य कुछ आयाम हैं। साथ ही ये असमानता को कम करने की तरफ केंद्रित है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना उत्तर यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। फिर हम लोग ये आपके लिए नीति आयोग की रणनीति लेके आए हैं। नीति आयोग ने एक स्ट्रैटेजी बताई थी इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। यह आप अपनी मुख्य परीक्षा में किसी भी उत्तर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका उत्तर और मजबूत और बेहतर बन पाएगा। तो एक नए भारत का विजन था, न्यू इंडिया @75 विजन, जो नीति आयोग द्वारा लाया गया था। उसमें कहा गया है अगर आपको इंक्लूसिव ग्रोथ को अटेन करना है, उसको अचीव करना है, उसके साथ जुड़े हुए उद्देश्यों को पूरा करना है, तो ये कंपोनेंट्स पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हमको समावेशी विकास पे ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए कहा गया है 2022-23 तक 9 से 10% की तीव्र, स्वच्छ, निरंतर और औपचारिक विकास दर हमको प्राप्त करनी चाहिए। फिर समावेशी शहर के विकास पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि शहरी गरीब, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, प्रवासियों सहित इस विकास के अंतर्गत शहर की सभी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त कर पाएँ, उनका फ़ायदा उठा पाएँ। प्रौद्योगिकी का प्रयोग हमको बढ़ाना पड़ेगा। वर्ष 2022-23 तक समावेशी, सतत और सहभागी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग हमको करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वो आपको चाहिए। उसके अलावा कुछ बदलाव हमको अपने पॉलिसी मेकिंग में करने पड़ेंगे, नीति निर्माण में करने पड़ेंगे। एक ऐसा नीतिगत ढांचा हमको तैयार करना पड़ेगा जो नागरिकों को सबसे पहले रखता हो, सिटीजन सेंट्रिक हो। एजुकेशन में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। हमको एजुकेशन से संबंधित जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो बाधाएं हैं, उनको हटाना पड़ेगा। तभी स्कूलों को हम अधिक समावेशी बना सकते हैं। जैसे कि प्रवेश प्रक्रिया या फिर एडमिशन से संबंधित जो चुनौतियां होती हैं उनको आपको दूर करना पड़ेगा। भौतिक वातावरण को बेहतर बनाना पड़ेगा। पाठ्यक्रम इस अनुसार डिज़ाइन करना पड़ेगा कि बाधाओं को कम कर सके वो, और बच्चों को सिखा सके कि समावेशी विकास कितना ज़रूरी है, हर एक वर्ग का आगे बढ़ना इस देश के विकास के लिए कितना ज़रूरी है। और फिर एजुकेशन में ही हायर एजुकेशन की हम बात करें तो जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो देश में सबसे कमज़ोर समूह हैं, उनको उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करनी पड़ेगी। तभी वो स्किल्ड हो पाएंगे। वो स्किल्ड हुए तभी उनको जॉब मिल पाएगी। उनको जॉब मिलेगी तो उनकी कुछ इनकम होगी। उस इनकम से वो टैक्स भरेंगे तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करके भारत के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। और अगर टैक्स नहीं भी भरते तो भी अपनी प्रोडक्टिविटी से वे भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। कुछ जो बदलाव नीति आयोग ने सजेस्ट किए हैं वो हमको लाने होंगे, तब हम हमारे देश का एक समावेशी विकास कर सकते हैं, या फिर उसका जो मार्ग है वह हमारे देश के लिए प्रशस्त कर सकते हैं। फिर दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हम ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्टों के बारे में बात करेंगे, वो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स पे, यानी लघु और सीमांत जो किसान है
उन पर हरित क्रांति के क्या प्रभाव पड़े हैं, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो आपका जो कीवर्ड है वो है एक्सप्लेन या फिर व्याख्या। भाई यहाँ पे आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताते हुए। हरित क्रांति की अवधारणा को यहाँ पे बताइए। इसके अलावा संक्षेप में इसके मूल उद्देश्यों के बारे में उल्लेख कीजिए। फिर बताइए कि किस प्रकार से जो अमीर किसान हैं उनको तो इस चीज़ का फ़ायदा मिला है, लेकिन जो लघु और सीमांत किसान हैं वो इसका इतना फ़ायदा नहीं उठा पाए, और अगर फ़ायदा नहीं उठा पाए तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़े हैं। फिर आपको आने वाले उत्तर में इसका जिक्र करना होगा। इस तरीके से आप ये पूरा क्वेश्चन कनेक्ट कर सकते हैं। पहले आपने ग्रीन रेवोल्यूशन को समझाया, इसके साथ जुड़े हुए उद्देश्यों को बता दिया, फिर आपने बताया कि भाई इसके जो इम्पैक्ट है इसने अमीर किसानों को अलग तरीके से प्रभावित किया है, गरीब किसानों को अलग तरीके से प्रभावित किया है। फिर क्योंकि क्वेश्चन में लघु और सीमांत किसान के बारे में पूछा गया है, हम लोग ये गरीब वाला फैक्टर आगे लेके इसी के ऊपर बात करेंगे और क्या प्रभाव डाले हैं ये हम बात करेंगे। इस तरीके से पूरी आपको कड़ी जोड़नी पड़ेगी अपने उत्तर को बनाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया है। हमने लिखा है कि भाई फूड इनसिक्योरिटी या फिर जो खाद्य असुरक्षा हमारे देश में एग्जिस्ट कर रही थी उसको टैकल करने के लिए हमने कुछ हाई यील्डिंग वीट और राइस की वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। यानी उच्च उपज देने वाले गेहूं और चावल की किस्मों को हमने पहली बार 1960 के दशक में भारत में इंट्रोड्यूस किया था। अब इसके दो लक्ष्य थे, एक तो भारत में खाद्य उत्पादन को बढ़ाना और भूखमरी और गरीबी को कम करना। और ये जो पूरा प्रयास था इसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं या फिर इसको हरित क्रांति कहा जाता है। तो यानी करना क्या था, हाई यील्डिंग जो वैरायटीज़ हैं, जो उच्च उपज वाली किस्में हैं, उनका उपयोग करके हमारा एम था कि खाद्यान्न का उत्पादन जो हो रहा है उसमें वृद्धि लाई जाए, जिसके कारण हमारे देश में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। तो इसके उद्देश्य समझ के आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसान के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। तो वही हमने लिखा है कि भाई ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसने टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से किसान के जीवन को प्रभावित किया है। हालांकि बात यह है कि जो अमीर और बड़े किसान हैं वो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए हैं, लेकिन जो लघु और सीमांत किसान रहे हैं उनके लिए ये जो मिशन है ये ज़्यादा क्रांतिकारी रहा नहीं है। उनके अभी भी हालत ख़राब ही हैं और इनको जो नुकसान हुए हैं, जो सामाजिक नुकसानों का इन्होंने सामना किया है, वह बड़े किसानों को हुई आर्थिक लाभ की तुलना में कहीं अधिक हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। फिर क्या क्या समस्याएं रही हैं इसका हमने यहाँ जिक्र किया है। सबसे पहले तो कैपिटलिस्टिक फार्मिंग या फिर पूंजीवादी खेती की पृष्ठभूमि में जो छोटे छोटे सीमांत किसान हैं उनको अपनी जो ज़मीन है वो अमीर किसानों को बेचनी पड़ गई। तो एक समय जो व्यक्ति एक ज़मीन को ओन करता था, उसका स्वामित्व रखता था, अब वो उस ज़मीन पे एक मज़दूर बन के रह गया, सिर्फ एक कर्मचारी बन के रह गया। ऐसा जो अमीर किसान है उन्होंने उच्च कीमतों को लालच देकर कर दिया था, क्योंकि उनको मालूम था ग्रीन रेवोल्यूशन में हमको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अगर जितनी ज़्यादा हमारे पास ज़मीनें होंगी उतना ज़्यादा इसका हमको फ़ायदा होगा। तो वो छोटे किसानों से कुछ पैसा दे के ज़मीन खरीद लिया करते थे, और ये किसान जो एक समय कोई ज़मीन ओन किया करता था अब उसी ज़मीन पे एक लेबर की तरह काम करने लगा था, और वहाँ से इसका शोषण शुरू होता है। उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए कुछ ऐसे इनपुट्स की भी ज़रूरत थी जो इसको एक बड़ा सक्सेस बना सके, जैसे कि एक प्रॉपर सिंचाई प्रणाली, महंगे उर्वरक या फिर कॉस्टली फर्टिलाइज़र्स, ऐसे मशीन, ऐसे इक्विपमेंट्स जो इसको बेहतर बना सके, जो उत्पादकता को बढ़ा सके। लेकिन ये अफोर्डेबल थे ही नहीं जब गरीब आदमी के लिए, तो वो कहाँ से इनका इस्तेमाल कर पाएगा। ये उपलब्ध नहीं थे, किफ़ायती नहीं थे, और इसकी वजह से जो अमीर है, जो रिच फार्मर्स थे, उन्होंने तो इसको अफोर्ड कर लिया, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ती चली गई, उनका जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो भी बढ़ता चला गया, लेकिन जो असमानता है वो भी बढ़ती चली गई। गरीब आदमी तो और गरीब होता चला गया, अमीर आदमी के यहाँ पे स्तर में वृद्धि होती चली गई। उसके अलावा कुछ क्षेत्रीय असमानताएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है। इन क्षेत्रों में ग्रीन रेवोल्यूशन पहुंचा ही नहीं, तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के मामले में, कृषि उत्पादकता के मामले में पीछे रह गई कुछ और स्टेट से, जैसे कि पंजाब, हरियाणा। तो यहाँ का जो किसान है वो और परेशान हो गया। फिर एक मोनोकल्चर का ट्रेंड चल निकला था ग्रीन रेवोल्यूशन से, और मोनोकल्चर में फ़ायदा उन्हीं को होता था जिनके पास बड़ी ज़मीन हुआ करती थी, और बड़ी ज़मीन होती थी सिर्फ अमीर फार्मर्स के पास,
जो लघु और सीमांत किसान थे उनके पास मुश्किल से तो ज़मीन थी, वो बेचारे बेच चुके थे अमीर किसानों को, तो उनको इसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। फिर दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार इन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी और ये मात्र मजदूर की तरह इस ज़मीन पे काम करने लगे। लेकिन हरित क्रांति के आने के बाद से कृषि में मशीनीकरण बढ़ने लगा। उस मशीनीकरण के चलते जब काम मशीन से होने लगेगा तो आप आदमियों को क्यों रखेंगे, तो उन व्यक्तियों को बेरोज़गार कर दिया गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो बेचारे किसानों की ज़मीन भी चली गई और जो वो इस पे काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते थे, अब उनको उससे भी वंचित कर दिया गया। इसके अलावा कुछ और भी नुकसान हुए, वो हम लोग पर्यावरण नुकसान में गिन सकते हैं, जैसे कि मृदा का अपरदन हो गया, मृदा की लवणता में एक बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई, सॉइल इरोजन हुआ, सैलिनिटी बढ़ी सॉइल की। उसके अलावा जो पेस्ट अटैक के मामले थे वो ज़्यादा बढ़ने लगे। तो इसके चलते एनवायरनमेंट को भी ग्रीन रेवोल्यूशन के नुकसान भोगने पड़े थे। लेकिन अगर दोस्तों ये आता है आपके सामने सवाल कि हरित क्रांति के क्या सकारात्मक प्रभाव रहे हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे हैं, तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इंडिया अब बहुत समय बाद सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ने लगा था। खाद्य उत्पादन में हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने लगे थे। भारत से जो हमारा इंपोर्ट होता था वो कम हो गया था। इनफैक्ट अब हमारे पास इतना उत्पादन हो जाता था कि हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते थे, जिससे हमारा जो इनकम है वो बढ़ती थी। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा सभी के उत्पादन में, सभी की उत्पादकता में अच्छी खासी वृद्धि हुई। हरित क्रांति के बदौलत चावल और गेहूं की खेती पहले जिन क्षेत्रों में शायद नहीं रही होगी उन क्षेत्रों में भी फैल गई, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, साथ ही पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र। इन क्षेत्रों में ना कभी गेहूं ना कभी चावल उगाए जाते थे, या फिर अगर होते भी थे तो बहुत कम मात्रा में होते थे। पर हरित क्रांति के बाद ये जो क्षेत्र हैं ये भी उससे आने वाले लाभों को स्वीकार कर पाए, उसका फ़ायदा उठा पाए। किसानों की और भूमिहीन मजदूरों की आय में वृद्धि देखी गई। जो ऐसे किसान थे या जो ऐसे मजदूर थे जिनकी या तो भूमि बिक चुकी थी या फिर उनके पास भूमि नहीं हुआ करती थी, वो दूसरी जगह पर काम करने लगे। वहाँ पे काम करने की वजह से उनको जो वेतन मिलता था वो अच्छा मिलने लगा, तो उनकी जो आय थी उसमें वृद्धि होने लगी। क्योंकि भाई अगर यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जो आदमी काम कर रहा है उसको भी ठीक पैसा मिल जाएगा। तो ये इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। तो देखिए कैसे हम लोग एक ही पॉइंट को नेगेटिव में भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव में भी। हमने पीछे देखा कि भाई जो एक छोटा किसान था, लघु सीमांत किसान था, उसने अपनी ज़मीन बेच दी। अब वो ज़मीन के बिना हो गया, भूमिहीन हो गया। फिर धीरे धीरे क्या मशीन्स आ गई जिसकी वजह से उसको इस ज़मीन से भी निकाल दिया गया, बेरोज़गारी बढ़ गई। ये इसका नेगेटिव इफेक्ट है। लेकिन पॉजिटिव क्या है, जो भूमिहीन आदमी था उसको रोज़गार मिला और कुछ समय के लिए तो उसकी आय में वृद्धि हुई। तो उसी पॉइंट को घुमा के आप यहाँ भी लिख सकते हैं और वहाँ भी लिख सकते हैं। परंतु दोस्तों अगर हम लोग नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया मोनोक्रॉपिंग का एक कल्चर आ गया था। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, केवल यही 5 फसलें थी जिन्हें हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स के तहत उगाया जाता था। जो बाकी सारी फसलें थी जैसे मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, ये इस क्रांति से अभी भी बाहर रह गई थी। उसके अलावा कई और फसलें थी जिनको बड़े पैमाने पर अनदेखा किया गया, जैसे गन्ना, कपास, जूट, चाय। और इन फसलों से संबंधित जो भी किसान थे वो भी इस चीज़ से परेशान हुए और इसी वजह से एक मोनोक्रॉपिंग का कल्चर बढ़ गया। यानी एक ही चीज़ है जो हम बार बार उगाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी उग सकती हैं, हम उसको नज़रअंदाज कर देंगे, सिर्फ इतनी ही चीज़ें उगाएंगे क्योंकि यहीं से हमको अच्छा पैसा मिलेगा। फिर हम देखते हैं पर्यावरण का भी क्षरण हुआ। लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हुआ जिससे कि जो भूमि है उसकी फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी कम हो गई। फिजिकल और केमिकल डिग्रेडेशन देखना पड़ा सॉइल को, क्योंकि लगातार इस प्रकार के फर्टिलाइज़र यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे थे। यहाँ पे लवणता में और क्षारीयता में वृद्धि देखी गई जो सॉइल की फर्टाइल नेचर को ख़राब कर रहे थे। असमानता बढ़ती चली गई। एक ही क्षेत्र में अमीर किसान अमीर हो गया, गरीब किसान और गरीब हो गया। और अगर हम भारत के अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो पंजाब, हरियाणा साइड अगर आप बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत क्रांतिकारी प्रभाव डाले थे। लेकिन बंगाल, उड़ीसा और ये वाला क्षेत्र जो कि जूट, जो कि शुगर केन फार्मिंग के लिए मशहूर है, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए मशहूर है, उन क्षेत्रों ने अपने आप को पिछड़ता हुआ देखा और वो जो असमानता है वो आज भी कहीं ना कहीं विद्यमान है। तो ये इसके एक नेगेटिव प्रभाव में आप लिख सकते हैं। उसके अलावा कई बार क्या अधिक पानी की यहाँ पे आवश्यकता होती थी अगर आपको अधिक उपज वाली कोई फसल बोनी है, साथ ही उसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र लगता था। अब ये हर जगह उपलब्ध तो होता नहीं है, ऐसे संसाधन जो हैं वो कुछ ही राज्यों तक सीमित थे।
तो जो यहाँ पे शुष्क राज्य थे वो इसकी सीमा से वैसे ही बाहर हो गए। तो दोस्तों ये कुछ आप यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो दोस्तों अपने इस लेक्चर में हम यहीं तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन रखेंगे। आने वाले लेक्चर में इसके आगे के सवाल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पूरे लेक्चर में आप मेरे साथ बने रहे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।